हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हिमांशु सर वंस अगेन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि है कि आपको अकाउंट्स के पेपर लिखने के टाइम पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने चरम सीमा पर चला जा चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ द विजय मंत्र फॉर स्कोरिंग फुल मार्क्स इन अकाउंट्स। नाउ सबसे पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली आता है ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव के अंदर हमको A B C D सब कुछ दिया रहेगा। अब कोई भी 4 आ सकता है। ठीक है, अब जो 4 आता है, मेरा ये कहना है, मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूं, यूज 1 पेज फॉर 1, एक सेक्शन के लिए 1 पेज पूरा यूज कर लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए के लिए 1 पेज यूज करिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बी के लिए चूज कर सेकंड पेज चूज करिए, और वैसे सी और डी के लिए जाना है। ठीक है, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी दे रहा हूं, बहुत जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो शायद हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट जाए, क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है। ओके, सो हर एक सेक्शन को अलग अलग पेज के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट के टाइम क्या रहेगा, तो अनुमानित अप्रोक्सीमेटली आप 20 मिनट्स दे सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स आप दे सकते हो। ठीक है, अब ये 20 मिनट के अंदर आप लोगों को क्या करना रहेगा, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली करना रहेगा। अब मेरा यहां पे आता है ऑब्जेक्टिव में, सर क्वेश्चन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखते हो तो एग्जामिनर को सोचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो इमीडिएटली तुम लोग को क्वेश्चन देखकर आंसर फट 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 करके आपको मार्क्स दे देता है। बिकॉज समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस, तो वहां पे रहता है री राइट द सेंटेंस, मतलब कि हमको वो आंसर भी लिखना है पूरे सेंटेंस के साथ। ओके, सो मेरा ये मानना है पर्सनली, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम लोग एक ही वर्ड आंसर ही लिखे तो चलेगा क्या। इट्स अप टू यू। सी, आई एम हियर टू जस्ट गाइड यू हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स, और कौन सी जगह पे आप लोगों को प्रिकॉशन आप ले सकते हो। इट क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर, जो चेक करने वाला है उसके माइंड में बहुत अच्छा इंपैक्ट गिरता है। तो ये चीज। अच्छा, दूसरा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है स्पेसिमेन बिल ऑफ एक्सचेंज का। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आप लोगों को सबसे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो सबसे पहले जब ड्रॉवी पेई का रहता है, तो पेई में वो देखना है मेल है या फीमेल है। अगर मेल रहेगा तो हीज ऑर्डर लिखना है, फीमेल रहेगा तो हर ऑर्डर लिखना है। अंडरस्टूड? क्या मेल रहेगा तो हीज ऑर्डर और हर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अगर वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो हमें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस रहेगा तो हमें वहां पे लाइन ऐसी करके, क्वालिफाइड आपको पता है ना, क्वालिफाइड मतलब क्या, कि या तो वो हमें दिया रहेगा कि 2 महीने का बिल था लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है 3 महीने के लिए, या 18,000 का बिल था लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहा है 17,500 के लिए ही। तो यहां पे लिखना आता है कि एक्सेप्टेड, कैपिटल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स, या जो भी दिया रहेगा वो। तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है कि नहीं, वो जरा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक नंबर 1 हीज और हर में ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तीसरा, अगर मान लो आता है कि अमाउंट रहेगा 16,500, बराबर है, तो ये ओनली जरूर लगाना। ठीक है, अब यहां पे कैसे करना है, आप लोगों को जब लिखते टाइम, जब वर्ड्स में लिखते हो, तब ये चीज ध्यान में रखने का है कि वहां पे आप लोगों को लिखना है रुपीस का R कैपिटल, रुपीस 16 S कैपिटल, 500 का 5 कैपिटल, 100 का H कैपिटल, ये कैपिटल में लिखना, और कॉमा जहां पे है वहां पे बराबर से लिखना। ठीक है, अच्छा, पार्टनरशिप का आता है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में एक पार्टनरशिप का भी एक अच्छे से देके रखा हुआ है स्पेसिमेन, तो उसको जरूर एक बार ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिमेन की बारी। उसके बाद आता है, अगर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे ही हूं तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लेता हूं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपको यह देखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या है, किसकी बुक में जर्नल एंट्री पूछी है और किसकी बुक में लेजर पूछा हुआ है, वो बराबर से आपको ध्यान में रखना है, एकदम परफेक्टली उसको लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
वहां पे क्वेश्चन के अंदर हमें बोला जाता है कि पेमेंट, पार्ट पेमेंट जो होती है वो पेमेंट बाय कैश है तो तुम्हारा कैश अकाउंट डेबिट होगा, बाय चेक है तो तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर कैश लिखा है तो कैश लिखना है, चेक लिखा है तो बैंक लिखना है। अच्छा, लेकिन अगर पार्ट पेमेंट पेड बोला है तो आपको दोनों लिखना है, कैश स्लैश बैंक, ये दोनों लिखना है, ये ध्यान में रखना। रिटायरमेंट के टाइम पर वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं, अगर रिबेट बोला है तो रिबेट यूज करना, डिस्काउंट बोला है तो डिस्काउंट यूज करना, ये बात को बराबर से ध्यान में रखना। अच्छा, एंट्री हमेशा डिसऑर्डर की डालनी है, ये भूलना मत। काफी बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि वो लोग डिसऑर्डर जब होता है तब वहां पे आप लोग एंट्री कौन सी डालना भूल जाते हो, डिसऑर्डर की, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे। तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे डिसऑर्डर की एंट्री डालना भूलना मत। ठीक है, रिटायरमेंट में डिसऑर्डर की एंट्री नहीं आती है। ठीक है, रिटायरमेंट के लिए तुम लोग एक चीज ध्यान में रख सकते हो, मैं हुक्स आप लोगों को दे रहा हूं कि आर आर आर, पिक्चर की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, आर आर आर, पिक्चर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं, यहां पे मैं आर की बात कर रहा हूं। अगर रिटायरमेंट है तो रिबेट आएगा और बिल रिसीवेबल आएगा। समझ में आया? कई बार होता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई रिटायरमेंट में कौन सी एंट्री और इंसॉल्वेंसी में मिक्स कर देते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए याद रखने का क्या, आर आर आर, दैट इज रिटायरमेंट रिबेट बिल रिसीवेबल। ओके, उसके बाद अच्छा, जब भी अभी हम लोगों का जब लेजर पूछा जाता है, उसी के अंदर लेजर की मैं बात करता हूं। लेजर जब पूछा जाता है तो लेजर के अंदर हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे लेजर में अगर ड्रॉवर की बुक, ड्रॉवर का अकाउंट है, ड्रॉवर का अकाउंट बनाने बोला है तो हमारा आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ओके, और एक मैं यहां पे बता देता हूं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवीज अकाउंट। थोड़ा घाई में लिख रहा हूं बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे पर ले लेता हूं इसको, एक सेकेंड। अब ठीक है, अब मैं बीच में नहीं आऊंगा। ओके, चलो, तो अभी अगर ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का अकाउंट है, क्या ड्रॉवी की बुक में ड्रॉवर का अकाउंट है तो, और अगर परचेज दिया रहेगा तो यहां पे आ जाएगा बाय परचेज, अगर परचेज और सेल की एंट्री रहेगी तो। लेकिन अगर परचेज और सेल की एंट्री नहीं है तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पूरा फुल फॉर्म लिखना, एक जगह पे भी शॉर्टकट नहीं यूज करना है, इवन स्पेसिमेन में भी डेट पूरी लिखनी है, कुछ भी जनवरी का जान मत बना देना। हाँ, अच्छा, अब ड्रॉवर की बुक में सेम वही कि अगर ड्रॉवर की बुक है, अगर परचेज और सेल की एंट्री है तो यहां पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और अगर परचेज और सेल की एंट्री नहीं है तो यहां पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये पहला प्रिकॉशन तुम लोग एकदम अच्छे से लिखना। ठीक है, जर्नल होते ही, सारा जर्नल जब हो जाता है तो जब टोटल मारते हो, अगर टोटल मारते हो तो टोटल रुपीज लिखना भूलना मत, टोटल रुपीज लिखना भूलना मत, बिल्कुल भी भूलना मत। ओके, उसके बाद अब मैं बात करता हूं एओपी, आरओपी और डीओपी। ठीक है, इन तीनों के लिए जो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है, वेदर वो जर्नल एंट्री मांग रहा है या सारे अकाउंट्स लेजर मांग रहा है। अच्छा, अगर लेजर मांग रहा है तो उसमें सेकंड ये ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मांग रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मांग रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है तो ऊपर हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही लिखना, बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप लोगों को कौन से रेशियो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गुडविल का जो है, तो अगर गुडविल पैसों में आता है तो सेक्रीफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, अगर रेज और रिटर्न ऑफ है तो वहां पे आप लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना रहेगा या नहीं करना रहेगा, ये आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस की हुई रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड है। बट ये देखना कि आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हर बैलेंस शीट को टोटल टैली करने के बाद उसके बाजू में जरूर लिखना टोटल रुपीस। बैलेंस शीट जैसे ही तुम्हारी टैली हो जाती है तो बैलेंस शीट के यहां पे जरूर लिखना टोटल रुपीस, ये अच्छा इंपैक्ट देता है। और यहां पे डबल लाइन करना भूलना मत, हो सके तो स्केल से यूज करना।
ठीक है, टोटल रुपीज, ये तुम लोग को लिखना बहुत जरूरी रहेगा। देन उसके बाद हर एक जहां पे वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, जहां पे भी वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है, भर भर के दो वर्किंग नोट, बराबर है। और अभी अगर मान लो कि आप लोगों को ये एक चीज मैं बताता हूं, अगर ये आपने किया तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। अभी अगर मान लीजिए कि अगर हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जनरल रिजर्व मान लीजिए लिया है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, पूरा लिखना है वंस अगेन। अब ये जनरल रिजर्व अकाउंट लिख दिया, उसके बाद है ना वहां पे मेंशन कर दो ओल्ड रेशियो, या तो उसका रेशियो भी लिख दो, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, बराबर है। तो ये सब चीजों से आप अपने पेपर को बहुत अच्छा गार्निश कर सकते हो, एंड जिस वजह से वो खुश होकर आपको फुल मार्क्स दे सकता है। ओके, और क्वेश्चन मेन आंसर पहले रहेगा, वर्किंग नोट पीछे रहेगी, ध्यान में रखना। ये पहले वर्किंग मत दे देना, समझ में आया? पहले क्या रहेगा, हम लोगों को पहले पूरा नॉर्मल सम रहेगा, उसके बाद वर्किंग रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है बारी किसकी, एनपीओ की मैं बात करता हूं। तो एनपीओ के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखना है एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड लेगेसी, इनको बराबर से ध्यान में रखना। इसको मैं AEL2 देता हूं, नाम क्या देता हूं मैं, AEL2, बराबर है। एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसी, इसके बारे में हमेशा हमको बोला जाता है। अगर नहीं बोला जाता है तो आप लोगों ने जो सीखा रहेगा आप वही करना। और अगर मान लो एडमिशन के बारे में अगर कुछ नहीं बोला गया, और ध्यान से सुनना, अगर एडमिशन फीस के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और अगर ये स्कूल या कॉलेजेस है, तो स्कूल कॉलेजेस में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे इनकम। क्या कंसीडर करेंगे, इनकम, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में देखना है कि सब्सक्रिप्शन का कौन सा टाइप है, कैपिटल फंड हमें दिया है कि नहीं दिया है। अच्छा, हर उसके ऊपर डेबिट क्रेडिट जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, बैलेंस शीट में मत लिखना, डेबिट क्रेडिट जहां पे चाहिए वहां पे आप लोगों को लिखना रहेगा, ठीक है। फिर हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो लास्ट ईयर था, उसको हम लोग नीचे लाके लेस पेड कर दो, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बराबर है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ध्यान में रखना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है तो उसको लेस करके हम लोग कहां पे डालते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस में से लेस करके कहां पे डालते हैं, असेट में। मैंने ऑलरेडी ये फाइनल अकाउंट के अंदर आप लोगों को बता दिया है। एंड जो भी स्पेशल फंड्स आते हैं उसको प्रॉपरली लायबिलिटी में लिखना, बराबर से लायबिलिटी में अच्छे से लिखना, बराबर है। सो ये कुछ टिप्स है एनपीओ के लिए। बाद में आता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर आप लोगों को करना है, सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ जो भी रहेगा वो लिखना है, इन द बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, जो भी नाम रहेगा A, B एंड C, हमेशा ध्यान में रखना। ट्रेडिंग अकाउंट जब स्टार्ट करोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर यह जरूर लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये 31/3 मत लिखना, 31 मार्च लिखना, 31 मार्च जो भी ईयर दिया रहेगा वो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी सेम लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखना है, बैलेंस शीट के अंदर लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट में आएगा एज ऑन, ध्यान रखना, एज ऑन ईयर एंडेड 31 मार्च, एज ऑन ईयर एंडेड, बराबर है। यहां पे एज ऑन रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी आप लोगों के जितने भी हिडन एडजस्टमेंट रहेंगे उसके सारे के सारे आप लोगों को पहले तो ये ध्यान में रखना है कि टिक मार्क बराबर से करना। अगर टिक मार्क करना तुमको अलाउ कर रहे हैं तो, अदरवाइज इट्स ओके, अपने माइंड में भी रख सकते हो। और एडजस्टमेंट में ध्यान रखना, परसेंटेज वाला लास्ट में करना है। अगर कोई भी एक ही चीज के ऊपर 2 एडजस्टमेंट आते हैं तो परसेंटेज वाला लास्ट में, असेट के ऊपर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया हूं। अच्छा, डेप्रीसिएशन अगर आप लिखते हो तो डेप्रीसिएशन में वहां पे ऐसा, अगर मान लीजिए मशीनरी है तो मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया है तो वहां पे ये लिखना जरूरी रहेगा, लेस लिखना, ये माइनस का साइन मत डालना, मेहरबानी करके माइनस का साइन मत डालो, ये अच्छा नहीं दिखता है। ऐड लिखो, लेस लिखो, बट माइनस का साइन हो सके तो अवॉइड करना, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट पे आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर ये चेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, अदरवाइज इट्स ओके, माइनस भी, लेकिन लेस ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। लेस डेप्रीसिएशन पूरा लिखना है, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% पर एनम लिखना भूलना नहीं,
ठीक है, ये पर एनम लिखना भूलना नहीं। उसके बाद आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी आप डेप्रीसिएशन या कुछ भी फाइनल अकाउंट या कोई भी कर रहे हो, उसमें हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे, वो 2 इफेक्ट डाले बिना आगे कोई भी एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ना मत, मेहरबानी करके। अंडरस्टूड। अगर आपकी आप जहां पे भी हो, अगर एग्जाम में अगर आपको फॉर्मेट बनाने के लिए अनुमति मिलती है तो सबसे पहले ना 4 पेज ऑब्जेक्टिव के छोड़ के नेक्स्ट पेज के ऊपर आप फाइनल अकाउंट का एक पूरा, एक पेज पे ट्रेडिंग, एक पेज पे पीएनएल, एक पेज पे पार्टनर्स कैपिटल, एक पेज पे बैलेंस शीट, पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं अच्छा, एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग लोन लिखते हो, लोन के ऊपर मान लीजिए 10% बैंक लोन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट उसका कितना बाकी है वो हमको देखना रहेगा। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो फाइनल अकाउंट के जंबो सम में मैंने बताया हुआ है। तो यहां पे ध्यान में रखना कि यहां पे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखना है। क्या लिखना है? आउटस्टैंडिंग, ओनली इंटरेस्ट मत लिखना, क्योंकि फंडामेंटली तुम लोग गलत हो जाते हो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एंड सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो वो नॉमिनल अकाउंट हो जाता है। तो अगर वो चाहे तो वो आपके एग्जामिनर चाहे तो यहां पे इस मुद्दे के ऊपर आपका 1 मार्क उड़ा सकता है, एंड यू कैन फॉल टू 99। ओके, सो ये एक चीज आप लोग ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मान लो ओल्ड आरडी बढ़ जाती है तो हम लोग को उसको क्रेडिट साइड में लिखना रहता है। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं क्या? बाय एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी। क्या लिखने का? बाय एक्सेस ऑफ ओल्ड आरडीडी। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो मैंने बताया वो सिर्फ लोन के ऊपर नहीं है, वो डिबेंचर के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी आ सकता है, हो सकता है। ओके, उसके बाद ये एक शॉर्ट टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अच्छा, दूसरा आता है इशू ऑफ शेयर, आईओएस में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम कौन से बेसिस के ऊपर है, पार पे है, डिस्काउंट पे है या प्रीमियम पे है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन का है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है, वो चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद वहां पे अगर आप डिस्काउंट लिखते हो, डिस्काउंट ऑन इशू है, तो पूरा लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आईओएस में ध्यान में रखना, कौन सा शेयर इशू किया है, वेदर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस। और हर जगह पे आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या प्रेफरेंस रहेगा तो प्रेफरेंस का जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा या परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर, बट जो दिया रहेगा वो फॉर्मेट में आपको लिखना रहेगा। ओके, कैपिटल रिजर्व के टाइम के लिए अच्छे से ध्यान में रखना, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा वो आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड हुआ है, अगर प्रोरेटा है तो अलॉटमेंट में कितना जाएगा, ये चीज आप लोगों को अच्छे से आप लोगों को लिखनी चाहिए। ओके, सो मेरी तरफ से ये अकाउंट्स के लिए आप लोगों को लास्ट था। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हिमांशु राजगुरु मेरा फुल नेम, उसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड वहां पे आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप वहां पे भी मुझे पूछ सकते हो या कमेंट में भी मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। बस लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और अच्छे मार्क्स लाना। और अब मैं अगली बार यानी जब आऊंगा तब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक्स का जो भी मुझे जहां तक मालूम है कि मैंने इलास्टिसिटी वगैरह के जो मैंने बनाए हैं तो उसके लिए आप एकदम आपका आंसर याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। ये मैं बोलूँ ना, ये दावा नहीं वादा है मेरा आप लोगों से कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स में भी बहुत अच्छे वीडियोस दूंगा मैं। सो बस सब्सक्राइब करना और अच्छे से पेपर लिखना और मुझे जरूर बताना आप लोगों के पेपर्स कैसे गए हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज हिमांशु राजगुरु साइनिंग ऑफ फॉर अकाउंट्स फॉर SYJC महाराष्ट्र बोर्ड। बाय, टेक केयर। फोड़ देना, पूरी तरह से फोड़ देना, 100 और 100 निकालेगा ही तू। ऑल द बेस्ट।